मुजम्मिल बेटा, क्या बात है? जब से आए हो कुछ उलझे उलझे से हो। और मुमताज बेगम ने हलीमी से पूछा। दादो, कई घंटे की फ्लाइट थी, बस थकावट है और कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। मुजम्मिल ने बात टालते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम जाके आराम करो, कल बारात के साथ भी तुमने जाना है, मुमताज बेगम ने लम्हा भर की ताखीर किए बगैर कहा था। मुजम्मिल ने सुना तो इसने शिकायती नजरों से अपनी दादी को देखा। दादी के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। मुजम्मिल बेटा, मैं बल्कीस से वादा कर चुकी हूँ कि मुजम्मिल बारात के साथ जरूर जाएगा, इस बेचारी का मान रह जाएगा। दादो, अब कुछ ज्यादा ही मासी बल्कीस पर मेहरबान है, मुजम्मिल ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बल्कीस का तुझ पर बड़ा एहसान है मुजम्मिल बेटा। मुझ पर एहसान? वो किया? मुजम्मिल ने हैरत और तजस्सुस से कहा। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, वक्त आने पर, मुमताज बेगम ने घायल आवाज के साथ कहा। मुजम्मिल के चेहरे पर कई सवाल बखर गए। मुमताज बेगम ने देखा तो जल्दी से मुस्कुराते हुए, बात बदली, तुम बेटी पर मेहरबान हो, मैं उसकी माँ पर। बाज़िला कहाँ है, नजर नहीं आई? मुजम्मिल ने पूछा। तुम्हारे लिए रशियन सैलेड बनाने गई है, मुमताज बेगम ने बताया। दादो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, अब खाना वहीं भिजवा दीजिएगा, मुजम्मिल ये कहते हुए खड़ा हो गया। अब तक खाना तुम्हारे रूम में लग चुका होगा, मुमताज बेगम ने यकीन के साथ कहा। भाई, अस्सलाम अलैकुम, बाज़िला ने मुजम्मिल को देखते ही कह दिया, जो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था। बाज़िला बेडरूम में डस्टिंग कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, और मुजम्मिल ने संजीदगी से जवाब दिया। इसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। वो वॉशरूम से निकला तो बाज़िला भी ट्राली के साथ कमरे में वारिद हुई। बाज़िला ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। मुजम्मिल शीशे के सामने बालों में बुर्श करने में मसरूफ था। भाई, डिनर अज रेडी, बाज़िला ने स्टाइल से सेंट्रल टेबल की तरफ इशारा करते हुए इत्तला दी। भाई, आज मैंने आपके लिए फ्रूट चाट की जगह रशियन सैलेड बनाया है। मैंने डाइजेस्ट में रेसिपी पढ़ी थी। डाइजेस्ट का नाम सुनते ही मुजम्मिल ने अजीब नजरों से बाज़िला की तरफ देखा। बाज़िला ने अपनी जुबान दांतों तले दबाई और चौड़े निगाहों से उधर उधर देखने लगी। मुजम्मिल ने सोफे पर बैठने के बाद सबसे पहले रशियन सैलेड ही अपनी प्लेट में डाला और खाने लगा। वो खामोशी से खा रहा था और बाज़िला मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़ी थी। भाई, सच कहूँ, मैंने पिछले 6 माह से कोई नावल, कोई डाइजेस्ट नहीं खरीदा। हाँ, वदा खिलाफी जरूर की है। कॉलेज में सहेलियों से लेकर जरूर पढ़ लेती हूँ। आज अब से पक्का वदा करती हूँ, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती कोई नावल नहीं पढ़ूंगी, चाहे वो निमल आपी का ही क्यों ना हो। निमल का नाम सुनकर मुजम्मिल ने गर्दन उठाकर बाज़िला की तरफ देखा। इसने दिल में सोचा, बाज़िला को निमल हैदर के मुताल्लिक बताता हूँ। वो अभी सोच ही रहा था। बाज़िला फुट से बोल पड़ी। सॉरी भाई, मुझे पता है आप मेरे लिए ही कहते हो। आइंदा निमल आपी का जिक्र भी नहीं करूंगी। आपकी किस्म, बाज़िला ने बड़ी मासूमियत से किस्म उठाई थी। मुजम्मिल उसके भूलेपन पर मुस्करा दिया। बाज़िला ने मुजम्मिल की मुस्कुराहट का फायदा उठाया और जल्दी से फरमाइश कर दी। भाई, एक रिक्वेस्ट थी, बाज़िला ने डरते डरते कहा। मुजम्मिल ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा और अपने अब्रों से बोलने का इशारा किया। पुलाव भी खाए ना, बाज़िला ने बात बदल दी। मुजम्मिल ने जांचती निगाह इस पर डाली और कहने लगा, असल बात बताओ, अब भी बासित भाई की बारात के साथ चली ना? उम्मी ने सारे मेराज के में मशहूर कर दिया है कि हमारा सेठ भी बारात के साथ आएगा। सेठ? मुजम्मिल ने सेठ सुनकर अजीब सा मुंह बनाया था। अमुई ने मेराज के में सब लोगों को आपका नाम सेठ साहिब ही बताया है। अगर आप ना गए तो सारे शरीयके में अमू की नाक कट जाएगी। बाज़िला, यूं में शादियों में नहीं जाता, मुजम्मिल ने हतमी अंदाज में कहा। भाई, आई नो,
आप मुझे बहन जैसी समझते हैं ना, प्लीज मेरी खातिर ही सही। बाजला ने मुअद्दिबाना गुजारिश की थी। आपने तय करना है बाजला आपकी बहन है या नहीं। जैसी को बीच में से निकाल दो। ओनिमल हैदर के अल्फाज मुजम्मिल के कानों में गूंजे। मुजम्मिल ने चश्म उल्फत से बाजला को देखा, फिर कहने लगा, तुम बहन जैसी नहीं बल्कि तुम मेरी बहन हो। है तो बहुत मुश्किल, फिर भी मैं बारात के साथ जरूर जाऊंगा। बाजला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थैंक्स मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल गाड़ी पार्क करने के बाद बेजार सा अपनी गाड़ी से उतरा। बारात शादी हाल के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गई थी। दुल्हन की सहेलियों ने बासित का गुलाब की पत्तियों से इस्तकबाल किया था। मासी बल्कीस अपने बेटे के वारी वारी जा रही थी। बाजला कभी अपने भाई की तरफ देखती और कभी मोड़कर मुजम्मिल की तरफ देखती, जो बारात ही की तरफ आ रहा था। है तो डफ एंड डम पर है खूबसूरत, अशल ने सरगोशी के अंदाज में माहम के कान में कहा। ये भी हाय अल्लाह, माहम ने धीमे लहजे से कहा। वो मुजम्मिल को देख रही थी। इसे अशल की बात सुनकर इंतहाई दुख हुआ था। बड़ा हौसला है बीनिश का, जो एक गूंगे बहरे बंदे से शादी कर रही है। शमाइल ने नाक चढ़ाते हुए सितारा से कहा। बाजला ने ये बात सुन ली थी। बारात शादी हाल में दाखिल हो चुकी थी। बाजला बैरूनी दरवाजे पर मुजम्मिल का इंतजार कर रही थी। ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने जल्दी से शमाइल के कान में पूछा। इससे पहले कि वो इसे कोई जवाब देती, अशल ने सदा लगाई। हेलो मुजम्मिल बेग। मुजम्मिल ने अजनबी नजरों के साथ अशल की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे सोच कर बोला हेलो, और बाजला की तरफ बढ़ गया। माहम ने जोर से कुहनी अशल को मारते हुए कहा, ये तो बोलता है। मैंने कब कहा ये गूंगा है? अशल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बाजला और मुजम्मिल भी शादी हाल में दाखिल हो चुके थे। बाजला ने उधर उधर देखा और एक कोने में मुजम्मिल को ले जाकर बोली, भाई अब प्लीज रुखसती तक बासित भाई के साथ ही रहे। हमारे रिश्तेदार और यहाँ के लोग बड़े अजीब से हैं। डोंट वरी बाजला। मुजम्मिल ने शफकत से बाजला के कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी और दूल्हे के स्टेज की तरफ चल दिया। ब्राइडल रूम के बाहर से माहम और अशल इसे देख रही थीं, तो दूसरी तरफ हाल की दरमियानी पार्टीशन से ख्वातीन की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास से सितारा और शमाइल इस पर नजरें जमाए हुई थीं। मुजम्मिल जाकर बासित के बराबर में बैठ गया। मैंने तुमसे पूछा था ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने शमाइल से एक एक लफ्ज पर जोर देकर फिर सवाल किया। ये दूल्हे का बास है, बहुत अमीर है। मैंने सुना है शादी का सारा खर्चा इसी ने किया है। शमाइल ने मुजम्मिल को चश्म हसरत से देखते हुए सितारा को बताया। दूसरी तरफ अशल ने सीना तान कर माहम को खबर दी। ये हमारा रिश्तेदार है। माहम ने शक्की मुस्कुराहट से अशल को देखते हुए कहा, चल झूठी रिश्तेदार और तुम्हारा। आई सोयर। अशल ने यकीन दिलाने की कोशिश की, फिर भी माहम के मुखड़े पर बेयकीनी ही थी। करता क्या है? माहम ने संजीदगी से पूछा। अब्बा बता रहे थे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अशल ने जवाब दिया। हकीम चचा आ गए और माहम ने उजलत में कहा और साथ ही ब्राइडल रो में घुस गई। अशल ने भी जल्दी से इसकी तकलीद की। इसके बरक्स शमाइल और सितारा अपनी जगह पर ही खड़ी रही। हकीम आकिल अंसारी के हाथ में रजिस्टर था। वो दूल्हे के स्टेज की तरफ जा रहे थे। उनके साथ दुल्हन का बाप और उसके चंद करीबी अजीज और अकारिब भी थे। बाजला फिक्रमंदी से हाल की पार्टीशन वाली जगह सितारा और शमाइल से थोड़ी दूर खड़ी थी, जहां एक तरफ ख्वातीन बैठी हुई थीं और दूसरी तरफ मर्द हजरात थे। नंदी सी उम्र और इतनी फिक्रमंदी। बाजला सेकंड ईयर की स्टूडेंट है और डॉक्टर बनना चाहती है। वो अपने चश्मे के ऊपर से देख रही थी जैसे कोई बूढ़ा हालात और वाकयात देख रहा हो। निकाह शुरू करो, किफायत हुसैन दुल्हन के बाप ने देसी अंदाज में कहा। इसका कहना हुक्म इजाजत के जुमरी में नहीं आता था। मुजम्मिल ने दूल्हे बासित की तरफ देखकर इसे इशारों से समझाया। बासित ने सर को हाँ में जुम्बिश दी। जी बस्मी अल्लाह करे। मुजम्मिल ने हकीम साहिब की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हक महर कितना होगा? दुल्हन के बाप ने यकलख्त पूछा।
मुजम्मिल ने बासित की तरफ देखा। अचानक इसकी नजर बाजला पर पड़ी। इसने खड़े होकर बाजला को हाथ के इशारे से स्टेज की तरफ बुलाया। बाजला तेज तेज कदमों के साथ स्टेज की तरफ आई। बाजला पास आई तो मुजम्मिल बोला, बाजला, ये पूछ रहे हैं हक महर कितना होगा? वही शरी, बाजला ने जल्दी से जवाब दिया। हक महर शरी नहीं होगा बल्कि 5 लाख होगा, किफायत ने हतमी अंदाज में फैसला सुनाया। खालू जी, मैंने आपसे पूछा था, आपने तो इस वक्त जवाब दिया था वही शरी, बाजला ने शिकायती अंदाज में किफायत से कहा। अब भी मैं ही कह रहा हूँ, किफायत ने सीना तन कर जवाब दिया जैसे अपना हक मांग रहा हो। मुजम्मिल को इसका अंदाज और रवैया पसंद न आया था। इसने बड़े इत्मीनान से पूछा, हक महर क्या है? किफायत को किसी ऐसे सवाल की तवक्को न थी। इसने परेशानी से हकीम साहिब की तरफ देखा जैसे उनसे मदद मांग रहा हो। हक महर औरत का हक है, शरीयत ने इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की। हकीम साहिब ने अपना नुक्ता नजर पेश किया। इसीलिए तो मैं भी 5 लाख कह रहा हूँ, किफायत फिर से जोश में बोला। बाजला ने बेचारगी से मुजम्मिल की तरफ देखा जो पहले ही से बाजला को देख रहा था। बासित सुन तो नहीं पा रहा था, लेकिन अपने खालू के चेहरे के तासुरात देख रहा था। इसने इशारों से बाजला से पूछा कि खालू क्या बोल रहा है। बाजला ने इसे सारी बात समझाई। बासित ने मुजम्मिल को बाजू से पकड़कर हिलाया और इशारों से कहा कि आप बात करो। हक महर मुअज्जल होगा या गैर मुअज्जल? मुजम्मिल ने किफायत से पूछा। क्या होगा? किफायत ने हैरानी से हकीम साहिब की तरफ देखा। हकीम साहिब के बोलने से पहले ही मुजम्मिल फिर बोल पड़ा। मुअज्जल मतलब मौके पर अदा कर देना और गैर मुअज्जल बाद में अदा करना। फर्ज करें मैं 5 लाख अभी अदा कर देता हूँ तो वो आपकी बेटी को मिलेगा, आपको हर गज नहीं, और आपकी बेटी निकाह के बाद हमारे साथ जाएगी। इसमें आपका तो कोई फायदा नहीं होगा। मोहतरम, हक महर औरत की इज्जत अफजाई है, इसकी तकरीम है, इस रिश्ते को कायम रखने की शर्त नहीं। शादी शर्तों पर नहीं की जाती और ना ही शर्तों पर चलती है। मौलवी साहिब अब निकाह शुरू करें। हक महर 40,000 होगा मुअज्जल। मुजम्मिल ने किफायत को समझाने के साथ साथ अपना फैसला भी सुना दिया। किफायत ने एक बार फिर हकीम साहिब की तरफ देखा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किफायत ने हकीम साहिब से एक तरफ चलने की अर्ज की, जो इन्होंने मान ली। चंद मिनट हकीम साहिब से मुशावरत के बाद इसने कहा, हकीम साहिब, आप निकाह पढ़वा दो। निकाह हो गया। मुजम्मिल ने 40,000 निकालकर हकीम साहिब को थमा दिए कि वो दुल्हन के हवाले कर सके। हकीम साहिब ब्राइडल रूम की तरफ चले गए। मुबारक हो, मुबारक हो की बेशुमार अजीब व गरीब आवाजें हाल में गूंज उठी। दूल्हे को गिले मिलने और मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। मुजम्मिल ने स्टेज से उतरने में ही आफियत जानी। बाजला ने मशकूर निगाहों से मुजम्मिल की तरफ देखा और औरतों की तरफ चल दी। इसकी माँ बल्कीस पहले ही से औरतों वाली साइड पर थी। वो अपनी बचपन की सहेलियों और रिश्तेदार औरतों के साथ मगन थी। हकीम साहिब ने दुल्हन बीनिश को निकाह पढ़ाया, इसे हक महर दिया और ब्राइडल रूम से निकल आए। मुबारक हो बीनिश, माहम ने गिले लगते हुए कहा। वाजीवा, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम भी है, साथ साथ डफ एंड डम भी। अशल बगैर सोचे समझे बोले जा रही थी। माहम ने इसे चुटकी काटी और चुप रहने का सिग्नल दिया, मगर अशल कहाँ टलने वाली थी। मेरा मतलब है ये दोनों कलेश से बच जाएंगे, ना वो कुछ बोलेगा और ना ही सुनेगा। बीनिश, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। दुल्हा भाई दुखने में तो बहुत ही अच्छे हैं, माहम ने अशल को चुप करवाते हुए कहा। बासित हैं ही बहुत अच्छे, बीनिश ने शर्माते हुए दिल की बात कह दी। ओए हुए अभी से तारीफें। अशल को एक बार फिर बात करने का मौका मिल गया। खाना खिल गया है। चंद आवाजें बालद हुई, फिर चरागों में रोशनी न रही। आंखों को खाने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। दुल्हन और उसकी सहेलियों का खाना ब्राइडल रूम में पहुंचा दिया गया था। दुल्हन की तो भूख ही उड़ गई थी। इसकी सहेलियों के साथ अशल भी खाने में मसरूफ थी।
माहम वॉशरूम गई थी मगर लौटी ना थी। अशल खाना खाते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद कह देती, माहम का वॉशरूम ही लंबा हो गया है। माहम हाल के इस हिस्से में झांक रही थी जहां मर्द हजरात खाना खा रहे थे। इसकी नजरें किसी को खोज रही थी। नजरों की खोज का सफर जारी था, फिर अचानक नजरों को अपनी मंजिल नजर आ गई। मुजम्मिल वॉशरूम से निकल रहा था। वो खाने वाली साइड पर जाने की बजाय हाल के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। माहम ने देखा तो वो एक सुतून के पीछे हो गई ताकि मुजम्मिल को नजर न आ सके। मुजम्मिल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कदमों को किसी की आवाज ने रोका था। भाई, भाई, बाजला तेज तेज चलती हुई उसकी तरफ आई। मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, बाजला ने फूली हुई सांस के साथ कहा। क्यों, खैरियत तो है? वो आपकी गाड़ी में बड़े वाला सूटकेस है, वो निकालना था, बाजला ने फोन करने की वजह बताई। ये लो गाड़ी की चाबी। हनीफ खाना खा ले तो इसे कह देना वो निकाल देगा, मुजम्मिल ने बाजला को गाड़ी की चाबी थमाते हुए कहा। खाना तो बहुत मजेदार है, तो जाओ खाना खाओ। आपने क्यों नहीं खाया? बाजला ने गल्ला करते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ शाबुश और खाना खाओ। अब जा कहाँ रहे हैं? नमाज के लिए। जोहर का वक्त खत्म होने वाला है। नमाज की जगह तो यहाँ भी है, बाजला ने इत्तला दी। यहाँ बहुत शोर है, मुजम्मिल ने बेजारी से जवाब दिया।